वो है आपका इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, जैसे कि डिस्प्ले हो रहा होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जैविक विविधता समझौते कन्वेंशन का हिस्सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट आर पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि एक तरीके से बायो डाइवर्सिटी। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी देखिए, हर टेस्ट में जितने भी टेस्ट पेपर आपके हो रहे हैं, हर टेस्ट पेपर में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इन्वायरमेंट में यूपीएससी का बड़ा ये लविंग चैप्टर है, यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आते हैं। और मैं बार बार बताता हूं कि जैव विविधता कहते किसको हैं? प्राकृतिक स्थान या प्राकृतिक प्लेस, नेचुरल हैबिटेट, जहां पे जीव जंतुओं एवं पौधों की ढेर सारी विविधताएं होती हैं, वही पार्ट क्या कहलाता है? जैव विविधता। तो जाहिर सी बात है कि जो प्लेस जैव विविधता से परिपूर्ण होगा वहां पे भोजन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, यानी डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी होंगे, यानी उस स्थान की एक तरीके से इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकी उत्पादकता भी क्या होगी? अधिक होगी। यानी वह स्थान पूरी तरीके से इकोलॉजिकली क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। अब वहां पर जो जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां पे प्राकृतिक स्रोत भी अच्छे हैं, तो मानव अपने उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति के लिए उन जगहों का क्या करने लगा? आर्थिक शोषण करने लगा, भोजन के लिए भी शोषण करने लगा, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर विकास की चरम स्थिति में क्या हुआ? डेवलपमेंट की पोजीशन में क्या हुआ? बहुत सारे वातावरणीय गैसें आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, और जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो क्लाइमेट चेंज हुआ। इसका भी सीधा असर हमारे उन जैव विविधता वाले जो स्थान हैं उस पर पड़ा, जिसके कारण जैव विविधता का क्या होने लगा? क्षरण होने लगा। अब जब जैव विविधता का क्षरण होने लगा तो उसको रोकने के लिए तमाम प्रकार की प्रावधान किए गए, लेकिन वो नाकामी साबित हुए। तब इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले जैव विविधता के संरक्षण के लिए संगोष्ठी हुई, और जैव विविधता के संरक्षण यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CVD, इसको बोलते हैं जैव विविधता का अभिसमय। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो पहला प्रोटोकॉल लाया गया वो था हमारा कार्टाजीना प्रोटोकॉल। अब इस कार्टाजीना प्रोटोकॉल में क्या था कि जैव रूपांतरित फसलों और जैव रूपांतरित जंतुओं जो हमारे पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते थे, उनके आदान प्रदान पर क्या कर दिया गया? बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो वह प्रोटोकॉल क्या था? कार्टाजीना प्रोटोकॉल। इसलिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल को हम बायो सेफ्टी यानी कि एक तरीके से जैव सुरक्षा समझौता भी कहते हैं। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? आपके जैव विविधता से संबंधित। दूसरा चलते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल। तो जेनेवा प्रोटोकॉल का सीधा सा संबंध आपके जैव विविधता से नहीं है। जेनेवा प्रोटोकॉल जो है ये जहरीले तत्वों या युद्ध में उपयोग हुए रासायनिक तत्वों, ठीक है, या जैविक युद्ध यानी जैव पदार्थ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, इन सबों के यूज करने पर टोटल ये क्या लगाता है? बैन लगाता है जेनेवा प्रोटोकॉल। और इस जेनेवा प्रोटोकॉल को लाया गया था 17 जून 1925 में इस ड्राफ्ट को लाया गया, और 8 फरवरी 1928 को ये इमिटेड हुआ, पारित हुआ। क्लियर? तो जेनेवा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? प्रदूषककारी पदार्थ, विशेष तौर से जो हथियारों में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर जहरीले तत्व या गैस जो युद्ध के उपयोग के समय निकलते हैं, उन पे रोक के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल था। नागोया प्रोटोकॉल जो है वो इसी कार्टाजीना प्रोटोकॉल का ही क्या था? एक पार्ट था। जापान के नागोया सिटी में इसका सम्मेलन किया गया। तो नागोया प्रोटोकॉल में यह कहा गया कि
जो आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स है, इसमें जैव रूपांतरित जो फसलें हैं, एनिमल्स हैं, इनके जो नुकसानदेह हैं उनके आदान प्रदान पर रोक लगाई जाए। लेकिन अगर कोई विकासशील देश किसी विकसित देश से कोई जैव रूपांतरित फसलों को खरीदता है तो खरीदने के बाद भाई हर देश में तो उस टाइप के लैब नहीं है जो उनका परीक्षण कर ले। जैसे हमारे देश में GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। ये कमेटी क्या करती है, जो भी जैव रूपांतरित फसल है उसका अपने लैब में टेस्टिंग करती है। लैब में टेस्टिंग करने के बाद अगर सारा रिजल्ट निगेटिव आता है, यानी कि वह मानव स्वास्थ्य को नहीं नुकसान पहुंचा सकता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, या किसी भी प्रकार की हानि क्रिएट नहीं कर सकता है, तभी वो किसानों के लिए व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमति देता है। सेंसर बॉडी है भारत सरकार की GEAC। और हर विकासशील देश के पास तो ऐसा है नहीं। तो मान लीजिए कोई विकासशील देश किसी विकसित देश से जैव रूपांतरित फसलों को खरीदता है, मान लीजिए जैसे गेहूं ही खरीद लिया। अब वो अपने यहाँ गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं के उत्पादन करने के बाद क्या हुआ कि उससे पर्यावरण नुकसान हो गया। जैसे बीटी कपास के केस में आप लोगों ने देखा, पंजाब की पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो उसी तरीके से नागोया प्रोटोकॉल के तहत यह प्रावधान रखा गया था कि अगर कोई जैव रूपांतरित फसलों को खरीदता है, अपने यहाँ उसकी सिंचाई करता है, अगर उसके यहाँ उत्पादन जब होता है उस जैव रूपांतरित फसलों का, तो अगर उसके पर्यावरण को कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति उस देश को देनी होगी जिस देश से उसने वो चीज खरीदा। तो उसका प्रावधान किससे कहा गया, नागोया प्रोटोकॉल में। यानी कि नागोया प्रोटोकॉल क्या था, एडवांस फार्म एग्रीमेंट एक तरीके से था। ठीक है, तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है आपका नागोया प्रोटोकॉल, और इसी से रिलेटेड है आपका अग्रिम इनफॉर्म एग्रीमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा सही हो सकता है, यही पूछा ना, सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर है आपका 1, 3 और 4। तो बेस्ट इसका आंसर क्या होगा आपका 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो पहली चीज है जान जाइए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ऑप्शन में देखिए, इसमें गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं। पहला ही पॉइंट गलत है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका तो सीधे गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। लिखा है यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, यह केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को मंजूरी देता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या है, 2 और 3 ओनली। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीटलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टेट। 101% ये सही है। जो पीटलैंड भूमि होती है, पीटलैंड भूमि कार्बन को स्टोर करने का एक प्राकृतिक स्थल होता है। दूसरा है वे मुख्य रूप से समशीतोष्ण वनों में केंद्रित हैं। जी नहीं, ये मुख्य रूप से किसमें है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से केंद्रित है। तीसरा है कांगो बेसिन में पीटलैंड के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना। जो ब्राजील डिक्लेरेशन एम टू प्रमोट बेटर मैनेजमेंट ऑफ पीटलैंड इन द कांगो बेसिन। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये तो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट एवं थर्ड। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकेंड जो क्या बोलता है आपका जो टेम्परेट है, टेम्परेट रीजन में नहीं होता है। किस रीजन में होता है, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में होता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BS6 वाहन उत्सर्जन के संदर्भ में मानकों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1992 जो यूरो मानक उत्सर्जन था, जो यूरोपियन कंट्री में लागू हुआ, तो यूरोपियन कंट्री में जब यूरो उत्सर्जन मानक लागू हुआ तो उसी यूरो उत्सर्जन के अनुसार भारत में भारत स्टेज को लागू किया गया। ठीक है, और इसमें क्या था, इंजन और फ्यूल में बदलाव किया गया ताकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कंटेनिंग गैसें या सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इमिशन उतनी मात्रा में न हो पाए, ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करें, क्लीन करें। और आपको जैसे पता भी होगा कि शहरी रीजन में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का स्रोत है वो है आपके मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल में क्या होता है कि जब फ्यूल जलता है, चाहे डीजल पेट्रोल, सबसे ज़्यादा जो सल्फर के ऑक्साइड आपके डीजल वाहनों से निकलते हैं, और ये जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में जिम्मेदार होते हैं, जिससे आपके पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, तो कहीं पे वर्षा, कहीं पे गर्मी, ये सब तो आप जानते ही। तो इनसे उपाय के लिए भारत में यूरोपियन जो यूरो उत्सर्जन था उसके आधार पर भारत में भारत स्टेज को लागू किया गया, और भारत स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को लागू किया गया। फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं किया गया, भारत में सीधे BS6 वाहन को लागू करने का प्रावधान अभी चल रहा है। BS4 हर जगह लागू है। तो BS6 में क्या कहा गया है कि BS6 मानक कुल सल्फर डाइऑक्साइड का उन्मूलन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन में मदद करेगा। देखो यहां पे क्या दिया है, कुल। ठीक है, अब ध्यान से इसका सुनना कि BS6 जो बात करता है वह सल्फर के ऑक्साइड की तो बात करता है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात नहीं करता, क्योंकि BS6 में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन की बात करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के 30% उत्सर्जन की बात करता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड लगभग 80%। ये इनके उत्सर्जन को क्या कर देगा, BS6 मानक ईंधन रोक देगा, ताकि हमारा पर्यावरण क्या हो जाए, क्लीन रहे। ठीक है, तो BS1, 2, 3, 4 अभी भी भारत में लागू है। BS5 लाने की अपेक्षा सीधे BS6 को लाया गया है, या अभी लाया जाएगा, अभी लागू नहीं है, BS4 लागू। तो BS6 में क्या होगा कि यह कुल सल्फर डाइऑक्साइड का उन्मूलन, कुल नहीं, कितना उन्मूलन करेगा, 80, सॉरी, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की उन्मूलन की इसमें बात ही नहीं हुई है। बाकी बचा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी सही है। कितने % उन्मूलन को ये रोकेगा, उत्सर्जन में मदद करेगा, 80%, और उसके साथ साथ 30% कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, BS4 अनुमालन से मुक्त भारतीय सशस्त्र के विशेष वाहनों, सेना और अर्धसैनिक बल, यानी BS6 जो मापन लागू किया गया है उसमें जो भारतीय सेना के वाहन हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनको इनसे फ्री किया गया। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन पर रोक लगी हुई है, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री को इससे अलग किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसों का उत्सर्जन होता नहीं है, कभी कभार टेस्टिंग होती है तो थोड़ी बहुत मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलते हैं। तो ये नियम तो सब पे लागू है, सभी कारखानों पे, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री को इनसे अलग रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से BS6 जो मानक तय किया गया है उसमें सेना और अर्धसैनिक बल के जो वाहन हैं उनसे इनको क्या किया गया, मुक्त किया गया। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज द नोडल सर्टिफिकेशन एजेंसी ऑफ BS6 कंप्लेंट व्हीकल्स। बिल्कुल, यानी इसका 2 और 3 दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। तो 10वें क्वेश्चन का कौन सा सही है बेटा, आपका C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस इज एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स था और जो नागोया प्रोटोकॉल्स था, ठीक है। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, कब आया 2000 में, और ये पूरी तरीके से कब लागू हो गया 2003 में। भारत ने भी इस पे 2003 में सिग्नेचर किया था, और पहले बताया कि जय सुरक्षा समझौता है। और इसी कार्टाजीना प्रोटोकॉल से रिलेटेड हमारा कौन सा है, नागोया प्रोटोकॉल्स। और नागोया प्रोटोकॉल्स में हमने क्या बताया कि आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से जो लाभ होता है या आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के उचित एवं बराबर बंटवारे को सुनिश्चित करने से यह संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग, इसी को बोला जाता है। यानी कि एक तरीके से कहा जाता है कि बराबर एवं बंटवारे को सुनिश्चित करना, यानी क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना। तो नागोया प्रोटोकॉल इसी कार्टा प्रोटोकॉल का क्या है, एक तरीके से एडवांस फीचर है, प्रतिरूप है, ठीक है। तो सीधा नागोया प्रोटोकॉल में क्या बात की गई है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई है। बाकी आप जानते हो क्योटो प्रोटोकॉल्स और मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल्स क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल्स में ही एक और चीज दिया गया है, एडॉप्टेशन फंड, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एडॉप्टेशन फंड की बात नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है इसका ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और कार्टाजीना प्रोटोकॉल सीधा संबंध इसका जैव सुरक्षा से है, और इस जैव सुरक्षा में जो क्षतिपूर्ति होती है यानी एक्सेस एंड बेनिफिशियल शेयरिंग की जो बात होती है वो किसमें, नागोया प्रोटोकॉल्स में होती है। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा आपका, नागोया प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है, ठीक है। 101% ये गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम है मिथुन। अब मिथुन चक्रवर्ती मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। जो राजकीय पशु है भैंसे के समान प्रजाति होती है, और इसको इंग्लिश में ग्याल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु। अगर पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और पेड़ की अगर हम बात करें तो होलोंग एक पेड़ है, वह उसका राजकीय पेड़ है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु या राजकीय जानवर कौन सा है आपका, मिथुन। तो कहा गया रेड पांडा, गलत, ठीक है। इसे मांसाहार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सही है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अनुसार यह संकटग्रस्त है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इनको आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में शामिल किया गया। तो रेड पांडा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 2 और 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशिया परियोजना के लिए जलवायु अनुकूल और लचीलापन निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है। आंख मूंद के इसमें आप लगाइएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो कोष है WWF, उससे मतलब नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन बिल्कुल नहीं है। इसके लिए पूरी की पूरी कौन शेयरिंग करता है आपका, वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पीईटी पॉलीएथिलीन टेट्रापैथलेट, तो सबसे जब पहले जानिएगा कि इसका जो यूज होता है सिंथेटिक फाइबर, इसका इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में होता है। ठीक है, अब आ जाइए, पीईटी इज द ठीक है, पीईटी पॉलीएथिलीन टेट्रापेंथलेट, पीईटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। पहला है, तो एक चीज आप बस समझ जाइएगा कि अगर पीईटी आ गया, पॉलीएथिलीन टेट्रापैथलेट अगर आया, तो आंख मूंद के पहले अपने दिमाग में यह बैठा लीजिएगा कि इसका यूज होता है आपके किसमें? सिंथेटिक फाइबर को बनाने, रबड़ नहीं फाइबर। अब ऑप्शन में आया कि देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। बिस्फिनॉल ए, ठीक है, बिस्फिनॉल ए इज बिलो द डिटेक्शन लिमिट BDL, यानी बिस्फिनॉल ए, इसकी पहचान सीमा इतने से नीचे है, बिल्कुल सही है, 0.001 होती है इसकी मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाई ये तो सही है। ठीक, दूसरे पे आते हैं, पीईटी लगभग सभी अंतःस्रावी संबंधित व्यवधानों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब देखिए पहली चीज बिस्फिनॉल ए, बिस्फिनॉल ए एक एल्कोहलिक कंटेंट पदार्थ है, और जो फूड पैकेज, जो आपके खाने होते हैं ना, खानों की पैकिंग या पेय पदार्थों की जो पैकिंग होती है, तो उनकी पैकिंग करने में बिस्फिनॉल ए का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो डब्बे होते हैं सिंथेटिक फाइबर वगैरह के बने होते हैं। तो ये जो बिस्फिनॉल ए अगर हम हमारे किसी भी भोजन के माध्यम से अगर आपके शरीर में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फीमेल बॉडी को, और फीमेल बॉडी में यूटेरियन कैंसर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और यूटेरियन कैंसर क्रिएट करते हैं एक तरीके से। तो बिस्फिनॉल ए अगर बॉडी में जाता है, तो फीमेल की जो हार्मोन्स होती, जो फीमेल के FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, आपको जैसे पहले पता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है कि फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को निकालने के लिए जिम्मेदार होता है और अंडों का परिपक्व कौन करता है? LH हार्मोन्स इसके द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्रावित करता है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। तो बिस्फिनॉल ए क्या करता है? इस FSH और LH को ही इनहिबिट कर देता है, और ये दोनों हार्मोन्स किससे रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी के। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, FSH, LH, ये सब क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि अभी मैंने चर्चा की, तो ये सब क्या हैं? आपके हार्मोन्स। और हार्मोन्स आपकी बॉडी से कहां से रिलीज होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ठीक है, तो ऐसे शरीर के ऐसे कोशिकाओं के समूह जहां से हार्मोन्स रिलीज होता है, उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये सब हार्मोन्स हैं। तो इन सब हार्मोन्स को इनहिबिट करने का कौन काम करता है? बिस्फिनॉल ए, जहरीला पदार्थ है ये। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद किया है टेट्राएलिन फेमस फाइबर सिंथेटिक। अभी मैंने ऊपर बताया कि इसका इस्तेमाल किस में होता है? सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या है? बिल्कुल सही है। अब चौथा दिया है आपका, अब 3 गलत हो गए हैं, सही हैं, तो एक ही यही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम इसको। पीईटी का उपयोग विशेष रूप से केवल बोतलों में के विनिर्माण में किया जाता है। केवल नहीं, केवल बोतलों के विनिर्माण में नहीं, बोतलों का मतलब जो पेय पदार्थ बोतल में भरे जाते हैं, केवल उसके लिए निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ के पैकिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
तो समझ गया, बिस्फिनॉल ए अपने आप में एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है। अब चूंकि इससे सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है और ये फाइबर लॉन्ग टाइम तक चलता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 26 नंबर है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हाई वाइल्ड रेंज बायोडाइवर्सिटी एरिया, यानी HBWA, उच्च जंगल जैव विविधता क्षेत्र। फिर देखो आया जैव विविधता, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैव विविधता यूपीएससी का बड़ा लविंग चैप्टर है। इन्वायरमेंट के अगर 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट के आ रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपके जैव विविधता से संबंधित रहेंगे, निसंदेह। अब जैसे इसी क्वेश्चन का दिया, पूछा है उच्च जंगल में जैव विविधता क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्यों यहां दिया गया है उच्च जंगल जैव विविधता क्षेत्र? तो उच्च जंगल जैव विविधता क्षेत्र का सीधा सा मतलब है कि ऐसे प्लेस जहां की जैव विविधता क्या हो, बहुत उच्च हो, अधिक हो। और जैव विविधता अधिक होने का मतलब वहां की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब इस जैव विविधता का जो निर्धारण होता है, कैसे हम निर्धारित करेंगे कि वहां की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है, उच्च है? तो उसके लिए कई प्रकार के मापन है, अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा बायोडायवर्सिटी और गामा बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा HBWO दृष्टिकोण विकसित किया गया है, ठीक है। अब यहां पे जो आपको दिया गया है, अप्रोच हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी यहां इसका मतलब होता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और आपको पता है कि IUCN क्या करता है? IUCN जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, इन जैव विविधता वाले क्षेत्रों का जब अतिदोहन हुआ तो, या फिर दूसरा जो क्लाइमेट चेंज हुआ, तो उसके फलस्वरूप क्या हो गया कि स्थानीय जो जीव जंतु हैं उनके विलुप्तता पे विलुप्त वो होने लगे, नष्ट होने लगे, कुछ तो शिकार के द्वारा और कुछ क्लाइमेट कंडीशन के द्वारा। तो जैव विविधता वाले क्षेत्र, इन्हीं के संरक्षण के लिए IUCN क्या करता है, इनकी एक सूची निकालता है, और इसी IUCN द्वारा जो सूची निकलती है उसको हम बोलते हैं रेड डाटा सूची, या इसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। अब इस रेड डाटा बुक में कितने पेज हैं आपके? 3 पेज हैं। पहला आपका रेड पेज है, दूसरा है आपका पिंक पेज है, और तीसरा जो है आपका ग्रीन पेज। 3 कलर के पेज हैं, रेड, पिंक और ग्रीन। तो रेड पेज पे वे एनिमल्स इंडिकेट किए जाते हैं, ठीक है। रेड पेज पे वे एनिमल्स इंडिकेट किए जाते हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, यानी अब इनका अस्तित्व नहीं है, जैसे माल्था हाथी, डायनासोर वगैरह वगैरह। पिंक पेज पे वे एनिमल्स इंडिकेट किए जाते हैं जिन पे खतरा है और ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। पूरी 9 श्रेणियां बनाई गई हैं, 9 श्रेणियों के अंतर्गत जंतुओं का वो किया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो पिंक पेज पे वे एनिमल्स जो जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और ये निकट भविष्य में कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, इनकी पूरी 9 श्रेणियां हैं। कोई जल्दी विलुप्त हो सकता है, तो कोई जंगलों में विलुप्त हो सकता है, तो कोई आवासीय इलाकों में विलुप्त हो सकता है, और कोई विलुप्त नहीं हुआ लेकिन विलुप्तता के कगार पे है, वो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, गिद्ध, भारत की अगर आप बात करें तो गिद्ध विलुप्तता के कगार पे पहुंच गए थे, बट इनका अब सर्वेक्षण हो गया है। तो वे जंतु किस पे, जिन पे खतरा है विलुप्तता का, वे पिंक पेज पे होते हैं, और जिन पे कभी खतरा था उनका संरक्षण किया गया, अब उनकी संख्या बढ़ गई है पर्याप्त, अब वो किस पे आ जाते हैं, ग्रीन पेज पे। जैसे गिद्ध अब ग्रीन पेज पे इंडिकेट होने वाला। तो ये क्या करता है, इसको डिसाइड कौन करता है, IUCN। बट जो आपके ऑप्शन में है
कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा दृष्टिकोण, ये आईयूसीएन के द्वारा नहीं विकसित किया जाता है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल। किसकी जिम्मेदारी दी गई है उसको? कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल। आईयूसीएन को जिम्मेदारी नहीं है, किसको जिम्मेदारी है? वो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CI भी बोलते हैं, और ये कब दिया गया इसको? 2003 में। ठीक है, तो उस हिसाब से पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में क्या है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक तो ये सही नहीं है। दूसरा, अब जो उच्च जंगल जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ये जो उच्च जंगल जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपको पता है हॉटस्पॉट क्या होते हैं? हाई बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र होते हैं जिन पर खतरा है, और पूरे विश्व में 34 अब तो 36 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से कुछ आपके भारत में हैं, जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, तो ये सब भारतीय क्षेत्र के आपके हॉटस्पॉट एरिया है। तो उसी तरीके से जो उच्च जंगल जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, वे 24 जो प्रमुख जंगल हैं विश्व के, उसमें से 5 को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। जो 24 HWA क्या करता है? 24 जंगलों में से अपने अंदर 5 जंगलों को क्या करता है? इसमें शामिल करता है। बिल्कुल सही है। HBWA में से एक भारत में पश्चिमी घाट है। बिल्कुल नहीं, भारत का कोई भी इसमें शामिल नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब ऑप्शन दिया है, कौन सही नहीं है। ठीक है ना, तो 2 तो सही है, 1 और 3 बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? C। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काले गर्दन वाले क्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, जो काले गर्दन वाले क्रेन जो जानवर है ना, ये तिब्बत में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और तिब्बत की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले पठार हैं, वो यहां पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनका ये प्रजनन स्थल है। क्लियर? तो अगर इस क्वेश्चन की हम चर्चा करें कि जो काले गर्दन ब्लैक नेक जो क्रेन होते हैं, ब्लैक नेक क्रेन, पहला ऑप्शन सही है। तिब्बत में उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रक्षेत्र पठार का मुख्य प्रजनन जातीय स्थल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण की अनुसूची 1 अधिनियम 1972, इसके तहत कानूनी संरक्षण दिया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2, तो अनुसूची फर्स्ट में इस ब्लैक नेक क्रेन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 एवं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के स्वर्ण महासिर, ठीक है, भारत के स्वर्ण महासिर, गोल्डन महासिर का उल्लेख एक मछली, स्वर्ण महासिर अपने आप में क्या है? एक मछली है, सही बात है। आईयूसीएन की लाल सूची द्वारा लुप्त प्राय के रूप में, यानी इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पहली चीज है कि जो गोल्डन फिश है एक प्रकार से, जिसको हम गोल्डन मासेर बोलते हैं, ये लाल मछली है बहुत प्यारी मछली है, जो शांत जल के साथ साथ बहते जल में भी पाई जाती है। लेकिन ये देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि इसका शिकार बहुत अधिक मात्रा में किया गया, और जब इसका शिकार बहुत अधिक मात्रा में किया गया तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मानव का स्वभाव ही है कि जो इसको अच्छा लगता है उसको क्या करता है? कैप्चर करने लगता है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया, इसलिए आईयूसीएन द्वारा इसे रेड डाटा सूची के इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है।
यह आमतौर पर स्थिर पानी में पाया जाता है, तेजी से बढ़ते पानी में ये नहीं रह सकते, 100% रह सकते, 100% रह सकते। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कौन सा क्वेश्चन सही है? यह इट इज अ ओमनीवोरस इन इट्स फीडिंग हैबिटेट। ठीक है ना, इन इट्स हैबिटेट। तो जो आपका जो गोल्डन फिश है, यह आमतौर पर स्थिर पानी में पाया जाता है और तेजी से बढ़ते पानी में नहीं रह सकते। ये एक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि तेज पानी इनके लिए नुकसानदेह करती है। मोस्टली ये कहां रहती है? शांत पानी में। ठीक है, फिर दिया है कि इट इज द ओमनीवोरस इन इट्स फीडिंग हैबिटेट। ओमनीवोरस का मतलब यहां से समझ रहे हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो हर्ब्स का सेवन करते हैं, पेड़ पौधों, शाकाहारी जो होते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं, और जो ओमनीवोरस होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, सबका सेवन करते हैं। तो ये दोनों मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका क्वेश्चन सही होगा, बोथ 1 एंड सी, बी। ठीक, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। कंफ्यूजन इसमें इसलिए क्रिएट हो सकता है कि जो आपका गोल्डन फिश है, ये आमतौर पर तो देखा जाता है ये बढ़ते पानी में नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो तेज धारा की पानी होती है, तेज धारा की पानी में बहुत सारे गोल्डन फिश क्या कर सकते हैं, सरवाइव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये केवल 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम जनरली देखें तो ए ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है इसका ओनली 2 ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से जीव प्रजातियों में कौन है भारत के लिए स्थानिक? ठीक है ना, स्थानिक का मतलब कौन भारत में पाए जाते हैं। तो पहला है आपका जॉर्डन कर्सर, दूसरा है लायन टेक मैकॉक, तीसरा है विशालकाय पांडा और चौथा है ब्राउन पॉम सिवेट। जाहिर सी बात है, नाम इसका आ गया, चाइना को आप जानते ही हैं। विशालकाय पांडा कहां पाया जाता है? साउथ सेंट्रल चाइना, साउथ सेंट्रल चाइना। बाकी सब क्या है, भारत के स्थानीय प्रजाति हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1, 2 एंड 4 कौन सा होगा? इसका सी सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारिस्थितिकी से के संदर्भ में पारिस्थितिकी का अर्थ है उन प्रजातियों से जिनके वितरण एक विस्तृत श्रृंखला है जो विकसित होती है आनुवंशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय आबादी। ठीक है, सीधे इसमें पारिस्थितिकी के संदर्भ में चीजों को पूछा है। एक दूसरे से अलग अलग एकांत स्वरूप और आधार के शारीरिक चरित्र, बिल्कुल सही। एक प्रजाति के अलग अलग पर्याप्त में अंतर्जात, सीधे पारिस्थितिकी का इसमें डिफिनीशन ही है, डिफिनीशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी का जो भी डिफिनीशन है सीधे उसी के अनुसार है, यानी इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रजातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन के लिए जिम्मेदार है? यानी कोई भी प्रजाति अपने स्थान से क्यों विलुप्त हो रही हैं, उसके विलुप्ति का कारण क्या है? अब आप देखिए क्या है विलुप्ति का कारण। समुद्र तल में वृद्धि, जाहिर सी बात है, क्लाइमेट चेंज होगा तो समुद्र तल में वृद्धि होगी तो प्रजातियां नष्ट होंगी। आक्रामक प्रजातियों का फैलाव, बिल्कुल सही। अभी आपने न्यूज सुना होगा, गंगा नदी में एक विशेष प्रकार की मछली है जो शाकाहारी मछलियों को अपना शिकार बना रही है, तो वो बाहर के हैं। तो किसी भी प्लेस पे जब कोई बाहरी जंतु आता है, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में अचानक सर्प गिर जाए तो सारा क्लास भाग जाएगा वहां, तो वो सर्प क्या होगा? विदेशी प्रजाति। और उस क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट क्या हैं? स्थानीय प्रजाति। तो सब भाग जाएंगे, जब तक सांप रहेगा तब तक वो आएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये भी सही है। निवास स्थान का विखंडन, उनके निवास को ही नष्ट कर दो तो प्रजातियां वहां से क्या हो जाएंगी? माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएंगी। तो इसका सारा का सारा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर विचार करें। ठीक है,
चलिए विचार करिए। विचार क्या है? वन्य जीव पूरे क्षेत्र या किसी भी भाग हैं किसी भी बंदी जानवर या जंगली जानवर के जिसे किसी भी तरह से संरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, 100%। वन्य जीव क्षेत्र सरकार के स्वामित्व के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, सरकार का कंट्रोल रहता है उस पर, चाहे राज्य सरकार का चाहे केंद्र सरकार का। ट्रॉफी का शिकार अपराध नहीं है, यदि प्रजातियों में औषधि है तो अधिनियम मान्य है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के जंतुओं का जो शिकार करना है, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या है, टोटली बैन है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पारित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड ऑप्शन आपका गलत होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? तो इतने क्वेश्चन आपके किसके थे? इन्वायरमेंट के थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू।